नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। स्पेशली उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है या फिर इस बार भी पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इससे पहले मैंने हिस्ट्री के लिए 4 वीडियो अपलोड किया है, 4 चैप्टर के लिए 4 वीडियो अपलोड किया है। कुल मिलाकर के आपका 7 चैप्टर है तो 7 वीडियो अपलोड होना है, मतलब 4 हो गया है। तो ये वाला लेकर के 5 वीडियो और इसके बाद फिर और 2 वीडियो जरूर आएगी। ठीक है, आप लोगों को यदि लगता है कि सर छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, इसी के कारण छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, यदि आपको चाहिए कि पूरा का पूरा बुक एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दे तो इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे होशियार भी बच्चे हैं जो क्या करते हैं, देखने से पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड नहीं करना है महोदय। यदि डाउनलोड आप कर लेते हो तो इसमें मेरा नुकसान हो जाता है, ठीक है, मेरा मेहनत बेकार हो जाता है। खैर, तो आप लोगों को से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखो, ठीक है। और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे, क्योंकि यदि आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड के साथ तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, जिससे मुझे नया नया वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे कि हर एक का खाना होता है, ठीक मेरे लिए भी यही भोजन के समान है। ठीक है, तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए मोटिवेशन लेवल का भी बढ़ना जरूरी है ना सर। तो चलिए आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं बताने। वैसे आप लोगों के लिए बता देंगे। हाँ, और एक बात, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, सोशोलॉजी वाले और होम साइंस वाले शेयर नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण उन लोगों के लिए वीडियो आज से नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ, जिसमें पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस विषय वस्तुविद को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है दिया जाता है माइकल एंजिलो, ब्रामंते और राफेल, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय में आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। तो किस वर्ष को माना जाता है, तो 1453 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 3 को, तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को पुनर्जागरण काल का एक महान वस्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का माइकल एंजिलो। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया। तो किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था, तो यह लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 5 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे। तो पुनर्जागरण कालीन यदि प्रमुख मूर्तिकार का यदि बात किया जाए तो वो थे डोनाटिल्लो। वैसे डोनाटिल्लो बोल रहा है, डोनाटिल्लो नाम था। ठीक है ना। आगे बात करें तो माइकल एंजिलो और लिबर्टी, ये तीनों भाई साहब थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 जिसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये भाई साहब तीनों, दांते, मैकियावेली और हाब्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 जिसमें पूछा जा रहा है कि मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है। ये मोनालिसा वाला तो आप लोग बहुत बार पढ़े हो, है ना, और ये बहुत फेमस चित्र है। तो इसका आंसर आप लोग खुद बताने का प्रयास करोगे, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करोगे, मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। वैसे शर्माने वाली बात नहीं है, आप जब कमेंट करते हो तो आपको कोई पहचानता नहीं है ना, कि आपको पहचानेगा, आप कमेंट करोगे तो आपको खराब लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई नहीं पहचानता वहाँ पर। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे। चलिए प्रश्न संख्या यदि 8 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी। तो कैंटरबरी टेल्स की रचना जिसने किया था उस भाई साहब का नाम था चौसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 जिसमें पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ। तो पुनर्जागरण की यदि बात किया जाए तो इटली से आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा। तो डिवाइन कॉमेडी नामक जो पुस्तक है उसको लिखा था दांते ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है कि मानवतावादी का जनक किसे माना जाता है। तो मानवतावादी का जनक जो है पेट्रार्क को जाना जाता है या माना जाता है, जो लिखोगे। प्रश्न संख्या आप लोगों का 12 जिसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है। तो यूरोप में जो आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ था ये कब से माना जाता है, तो इसको 1453 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 13 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे। कहां पहुंचे थे? तो इटली में पहुंचे थे। ठीक है। प्रश्न संख्या, देखिए ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ऑप्शन को पढ़ने पर वीडियो ऐसे ही लंबा बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं। आगे देखिए, हम लोगों को बोला जा रहा है कि थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। तो थॉमस मोर जो थे उन्होंने यूटोपिया का प्रकाशन कब किया था? तो उन्होंने यूटोपिया का प्रकाशन किया था 1516 ईस्वी को। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया। तो लूथर जो थे उन्होंने बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किस वर्ष को किया था? तो वो था 1522 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? यूरोप का कालिदास जो है शेक्सपियर को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, जिसमें पूछा जा रहा है सौरमंडल के ग्रहों की गति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था भाई साहब? क्या पता है आप लोगों को? इसको आप लोग पढ़े हो? छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ, केप्लर ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, जिसमें पूछा जा रहा है कि दी पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है? तो दी पाइटा नामक चरित्र जो है इसको लिखा गया था माइकल एंजेलो के द्वारा। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर, तो प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना जिस भाई साहब ने किया था उसका नाम था जेकब बर्कहार्ट। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी? तो तुर्क लोग जो थे उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर कब विजय प्राप्त किया था? तो वो हो जाएगा आप लोगों का 1453 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, जिसमें पूछा जा रहा अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो अरावाकी लुकायो के जो लोग थे वो कैरेबियाई द्वीप समूह में रहते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो इस सिद्धांत को देने वाले भाई साहब थे कोपरनिकस। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, जिसमें पूछा जा रहा है रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रेनेसा का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होगा पुनर्जन्म। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, जिसमें पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम जो इटली में अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 25, जिसमें पूछा जा रहा है कि 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत है? तो मूर्तियां भी है, चित्र भी है और मुद्रित पुस्तक भी है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, जिसमें पूछा जाए नव जागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो यथार्थवाद भी है, मानवतावाद भी है और तर्क की प्रधानता भी है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 27, जिसमें कह रहा है नव जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तो सिंपल आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसका भी उपरोक्त सभी होगा। बिल्कुल, इसका भी उपरोक्त सभी होगा। वेनिस भी होगा, फ्लोरेंस भी होगा, जेनेवा भी होगा, तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, जिसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप में पुनर्जागरण में इसमें से क्या फायदा हुआ? तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को लग रहा है उपरोक्त सभी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा यहाँ पर भी। ठीक है। क्या है कि मानवतावाद का प्रसार में मनुष्य के लिए साहित्य की रचना तथा कलाकृतियां मुख्य विषय बन गई। बिल्कुल ये भी था। अंधविश्वास का अंत हुआ, यह भी बिल्कुल था। और आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ, यह भी था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। ठीक है। जिसमें पूछा जा रहा है कि जैकब बर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहास के रूप में जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्विट्जरलैंड के बेसिल विश्वविद्यालय के। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 30, तो जिसमें पूछा जा रहा है लियोपोल्ड वान रांके कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग को क्या लग रहा है, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा या तो फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जर्मन इतिहासकार थे। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 31 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जैकब बर्कहार्ट की प्रसिद्धि पुस्तक का नाम बताइए। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो है, उस प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम था वो था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। इसको शायद मैंने एक बार बताया। ठीक है, इससे पहले। आगे हम लोगों का प्रश्न है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी 1860 को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 33 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? तो 1341 ईस्वी को। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि 34 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है पेट्रार्क का स्थायी निवास नगर कौन सा था? तो पेट्रार्क का यदि बात करें तो स्थायी नगर निवास जहां पर था वो स्थान था
फ्लोरेंस। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 जिसमें पूछा जा रहा है कि 11वीं सदी में इटली में कौन से विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे। ठीक है। तो यदि बात करें इसका आंसर में, तो इसका आंसर हो जाएगा पाडुआ और बोलाविया के विश्वविद्यालय। जहां जहां पाडुआ है कहीं कहीं पर इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग खुद पढ़ लोगे। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे। तो डिवाइन कॉमेडी नामक जो था उसका रचनाकार थे दांते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 जिसमें पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था या तो फिर कौन था। तो यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 38 जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था। तो फ्लोरेंस की यदि प्रसिद्धि का बात किया जाए तो उसमें दांते और जोटो कलाकार जो थे उन लोगों का हाथ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 जिसमें पूछा जा रहा है कि जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे। तो जीते जागते रूप का चित्र बनाए थे उन्होंने। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 40 तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किन शताब्दियों को अंधकार के युग के नाम से जाना जाता है। तो 5वीं से 9वीं शताब्दी जो समय है इस समय को हम लोग अंधकार का युग कहते हैं। हम लोग नहीं, मतलब यूरोप में कहा जाता था। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 41 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता था। तो उसको अफलातून के नाम से जाना जाता था। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 42 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिसरो ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 43 तो जिसमें पूछा जा रहा है हकीमों का शाह किसे कहा जाता है। तो हकीमों का शाह जो है इब्न सीना को कहा जाता है। देखिए कहीं कहीं पर इसको इब्न सीना भी लिखता है। ठीक है। तो नाम अलग लेकिन भाई साहब एक ही थे। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 44 पर तो जिसमें कह रहा है दी पाइटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था। ठीक है। तो इस चित्र का निर्माण करने वाले भाई साहब थे माइकल एंजिलो। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 45 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जाए न्यू टेस्टामेंट क्या है। तो न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबिल का एक खंड है। ठीक है, बाइबिल का एक भाग है या तो फिर बाइबिल का एक टुकड़ा, जो आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो अपने हिसाब से समझने के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 जिसमें कह रहा है कि छापेखाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी। तो बाइबिल छपी थी। ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी था 10th क्लास में। प्रश्न संख्या 47 जिसमें पूछा जा रहा है कि 15वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया। तो उस समय जो है ज्यादातर व्यापारी वर्ग के जो महिलाएं थे ना उन लोगों को अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 48 जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था। तो नाम से ही स्पष्ट होता है पोप ग्रेगोरी 13 जो थे उन्होंने जो है अपने नाम के आधार पर ही उन्होंने इस कैलेंडर को पेश किया था। ठीक है, सबके सामने। चलिए आगे यदि बात करते हैं प्रश्न संख्या 49 पर जिसमें पूछा जाए यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई। तो यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी पता है। हाँ, 12वीं सदी को हुई थी। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 50 पर जिसमें कह रहा है कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो द प्रिंस नामक पुस्तक जो है वो लिखा गया था मैकियावेली के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 जिसमें पूछा जा रहा है पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था। तो ये कसंद्रा फडेल जो थे ये भाई साहब ने ही प्रेरित किया था ज़्यादातर। प्रश्न संख्या 52 जिसमें पूछा जा रहा है कि इब्न रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे। तो इब्न रुशद जो थे वो स्पेन के अरब दार्शनिक थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 जिसमें पूछा जा रहा है ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। तो ये पुस्तक लिखा गया था पिको डेला मिरांडोला। ठीक है। तो यहाँ पर पिको डेला मिरांडोला जो है ना कहीं कहीं इसको पिको दोला मिरांडोला बोला जाता है। ठीक है, ये डेला को दोला बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, दोला दोला याद रखोगे तो नाम याद रह जाएगा। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 54 पर तो प्रश्न संख्या 54 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गियोटो कौन था। तो गियोटो एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया था। तो ये ही भाई साहब थे। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 55 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अमेरिका की खोज कब और किसने किया। तो इसके पिछले वाला अध्याय में मैंने बताया था कि 1492 ईस्वी को कोलंबस ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप किस वास्तुकार ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फिलिपो ब्रूनेलेसी ने। ठीक है,
प्रश्न संख्या 57 जिसमें पूछा जा रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार आप सभी को पता है, इसको आप लोगों ने जीके में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, तो इसीलिए आप लोग इसको खुद आंसर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 58 जिसमें पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसको भी आप लोग आंसर दोगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या यदि 59 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो लंदन में यदि बात करें तो रॉयल सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1660 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 जिसमें पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया। तो मार्टिन लूथर ने जो है सुधारवादी नीति का प्रचार किया था। ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।